Okay, so let us solve few MCQs on topics that we have done so far, and after these MCQs we'll go ahead with next topic. गॉस लॉ हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, गॉस लॉ का डेरिवेशन भी देखना है. Alright, so a charge of +7 microcoulomb is placed at the center of two concentric spheres with radius 2 centimeter and 4 centimeter respectively. The ratio of flux through them will be. नाउ ऑफ कोर्स ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, बट गॉस लॉ को पता है, डिराइव हम करने वाले हैं. सो व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक स्फीयर है, देन यू हैव अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर. यू नो व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर? व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर? क्या होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर? स्फीयर इनसाइड अ स्फीयर, तो ऐसा भी हो सकता है. I mean, this can be a sphere inside a sphere, like this. Is this concentric? No. What is concentric? Same center. So concentric मतलब centers coincide. तो आपके पास एक चार्ज है 7 कूलम plus 7 microcoulomb, which is placed at the center of two concentric sphere with radius 2 and 4. तो इसका radius 2 सेंटीमीटर है और दूसरे का radius है 4 सेंटीमीटर. रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू देम विल बी. गॉस लॉ अगर आपको याद होगा, डेफिनेटली गॉस लॉ का डेरिवेशन बाकी है, बट मैंने आपको गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन दिया था एंड वी सॉ गॉस लॉ में क्या था, टोटल फ्लक्स. व्हाट वाज टोटल फ्लक्स? ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. ओके, तो ये था गॉस लॉ. गॉस लॉ मतलब क्या है कि हाउ मच इज द टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, राइट? तो एज यू सी, टोटल फ्लक्स जिनको अभी भी नहीं पता है, मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं. नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो. तो जिनको नहीं पता है, आई विल रिपीट गॉस लॉ. देखो, द आइडिया इज दिस. हमारे पास एक स्फीयर है, एक पॉइंट है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ स्फीयर, इट कैन बी अ पॉइंट. दिस इज अ स्फीयर, लेट अस से. इस स्फीयर पे चार्ज है, so you have charge on this sphere, positive charge on this sphere. या फिर आपके पास एक स्मॉल चार्ज है प्लस q. Do you remember electric field lines always start from positive charge? तो electric field lines will go away in all possible direction. हमारा टास्क ये था कि हमें P पॉइंट पे, P का डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल r, ये जो कंडक्टर है इसका रेडियस है कैपिटल R. हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो व्हाट वी से इज, हम ऐसा बोलते हैं कि लेट अस टेक इमेजिनरी स्फीयर. हम एक इमेजिनरी स्फीयर लेंगे जिसका रेडियस होगा R. ओके, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, यू इमेजिन अ स्फीयर विथ रेडियस स्मॉल r एंड एनक्लोज द चार्ज. तो चार्ज को हर डायरेक्शन से आपने एनक्लोज किया. जब आप चार्ज को एनक्लोज कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस इमेजिनरी स्फीयर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, ग्रीन कलर में जो स्फीयर बताया मैंने, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. एंड इफ यू रिमेंबर, हमने फ्लक्स कैसे डिफाइन किया था? व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया. अगर हमने एक गिवन एरिया लिया, लेट अस से ds, इस ds एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मली पास हो रहा है, दैट इज फ्लक्स. अगर आपको याद होगा, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds is d phi, which is e bar dot ds bar. ये by definition था. Okay, e bar dot ds bar. This was definition of electric flux. Then d phi मतलब small number of lines passing through a small area. हमको देखना है जो टोटल जो इमेजिनरी स्फीयर आपने लिया है, इसमें से कितना फ्लक्स है, दैट इज टोटल फ्लक्स. और टोटल फ्लक्स अगर आपको याद है, इट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्यों किया था? क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो एरिया है, ये
जो स्पीयर है इट इज मेड अप ऑफ सच स्मॉल स्मॉल एरियाज, हर जगह पे छोटा छोटा डीएस होगा, डीएस 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 डीएस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, डीएस 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 एंड डीएस। तो हर एक एरिया में से फ्लक्स पास होगा, तो व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स? d5 प्लस d5 प्लस d5 प्लस d5 प्लस d5 प्लस d5, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन d5। आप ऐड ही कर रहे हो, लेकिन जब लार्ज नंबर होता है तो एडिशन को लिखते हो आप इंटीग्रेशन। इज दिस क्लियर? वी आर नॉट इन हरी, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फील्ड लाइंस मतलब अभी तो एग्जांपल भी है, यू हैव अ स्मॉल एरिया हियर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज फ्लक्स। अगर एरिया स्मॉल होगा तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, स्मॉल होगा तो किससे डिनोट किया आपने? d5, राइट? d5 इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कौन से लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहां से पास हुए? थ्रू एरिया, थ्रू स्मॉल एरिया। टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स इज थ्रू ऑल दिस स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, मतलब इट इज टोटल लाइंस पासिंग थ्रू दिस गॉसियन स्फीयर। और मैंने आपको बताया था गॉसियन स्फीयर क्या होता है? इमेजिनरी स्फीयर होता है, इफ यू रिमेंबर। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux integration d5, this is E bar dot ds bar, this is equal to charge enclosed upon epsilon 0। ये लॉ है, this is rule, तो do not confuse between ये कहां से आया, this is a rule, ये लॉ है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, कहां पे एनक्लोज? गॉसियन सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। गुड, नाउ यू हैव योर आंसर। अभी 2 सेंटीमीटर का स्पीयर हो या 4 सेंटीमीटर का स्पीयर हो, या फिर मैं एक 20 सेंटीमीटर का स्पीयर भी ले लूं, डजंट मैटर। हाउ मच इज अ चार्ज एनक्लोज्ड? if I take another sphere, concentric sphere, if I take another sphere, one more, ऐसा 10-15 स्पीयर डाल दिए, फ्लक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं? बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज। अभी पहले स्पीयर में या दूसरे स्पीयर में या इसके बाहर कोई स्पीयर होता तो चार्ज कितना है सब में? 7 माइक्रो कूलम, करेक्ट? तो द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू देम विल बी 1:1, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्लक्स थ्रू बोथ ऑफ देम इज द सेम। व्हाई? बिकॉज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज एनक्लोज। पहले स्पीयर के अंदर कितना चार्ज है, दूसरे के अंदर कितना है? अगर मैंने और एक लिया होता तो उसमें कितना है? 7, तो फ्लक्स इज सेम, तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। एंड यस, इसका डेरिवेशन आज हम करने वाले हैं, सो डोंट वरी। ये कहां से आया? आई विल टेल यू हाउ डू यू गेट दिस इक्वेशन। आर वी गुड? नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इज अगेन अ जोक, क्योंकि ये भी हमने देखा है। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने जब 1 कूलम का डेफिनेशन बनाया था, 2 charges of 1 coulomb each are placed 1 meter apart in free space. The force between them will be 9. Very good. So force is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. 1/4 pi epsilon 0 is 10 to 10 power 9. q1 की वैल्यू 1, q2 की वैल्यू 1 और r की वैल्यू भी 1, तो इट इज जस्ट 9 into 10 power 9. ओके, समटाइम्स वो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम लिख देते हैं और ऑप्शन में ये भी रहता है, एंड इफ यू आर इन हरी, गए। ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइक्रो कूलम हुआ तो माइक्रो कूलम हुआ मतलब 10 पावर -6, इसमें 10 पावर 6, इसमें 10 पावर 6 मतलब -6, 10 पावर -6 and -6 is 10 पावर -12, 10 पावर 9 और 10 पावर -12 कितना बचेगा? -3, तो 9 into 10 पावर -3 मतलब कितना? मिली न्यूटन। व्हाट आई एम सेइंग इज, कभी कभी वो यहाँ पे इंटेंशनली माइक्रो डाल देते हैं, तो उस केस में 9 into 10 पावर 9 into माइक्रो मतलब 10 पावर -6 into 10 पावर -6, तो ये आएगा 9 into 10 पावर -3 न्यूटन, मतलब 9 मिली न्यूटन। ओके, तो क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ लेना एक बार एंड ओनली देन आंसर दैट। अगला क्वेश्चन, ओके,
So if you are not able to see this, doesn't matter. Let's increase size. Okay. 2-point charges 5 microcoulomb. आ गया देखो micro. Sometimes they put micro. 2-point charges of 5 microcoulomb are so placed that they experience force of 8 into 10 power minus 3 Newton. आया तक हमारा 10 power minus 3? Yes. Good. So they are then moved apart so that the new force is now 2 into 10 power minus 3. The distance between them will be. First of all, क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास दो चार्जेस है, दोनों पे चार्ज कितना है 5. तो Q1s and Q2s both are plus 5 microcoulomb both. Okay, then initial force कितना था? F1 कितना था 8 into 10 power minus 3 Newton. Very good. Up they are moved apart. So when they are moved apart, the new force becomes कितना 2 into 10 power minus 3 Newton. Now in the new case, in the new scenario, इन दोनों का distance जो है that is changed. So now they are at some other distance, right? तो पहला जो distance था उसको आप R1 बोल दो. Okay, so call this as R1 and this as R2. So R1 and R2, right? The distance between them will be now. First of all, force कम होगा मतलब distance बढ़ेगा. Force कम होगा मतलब distance बढ़ेगा. तो double कैसे हो सकता है? Can it be double? You have 4 options. Option A. This is option A. This is option B, C and D. अब इसमें से B और C तो होगा नहीं. एक force is reducing मतलब distance should be greater. Force is inversely proportional to square of distance. Force कम होना मतलब distance का क्या होगा? बढ़ेगा ना. हाँ, तो force यहाँ पे कम हुआ है कि बड़ा है? कम हुआ है. Force कम हुआ तो distance क्या होगा? Increase होगा, right? तो टेल मी अभी ऑप्शन ए और डी नहीं हो सकता है या बी और सी नहीं हो सकता है? राइट, टेलिंग यू अगेन बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. फोर्स कम होना मतलब डिस्टेंस बढ़ना. तो फाइनल डिस्टेंस कैन नॉट बी 1/4 ऑफ प्रीवियस, इट कैन नॉट बी हाफ ऑफ प्रीवियस. तो ऑप्शन नंबर ए और डी यू विल नॉट गेट, बट पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग बी एंड सी इज देयर. तो ये याद रखना, ये छोटी सी गलती कभी कभी हो जाती है व्हेन यू आर इन हरी. सो एनीवेज, नाउ अभी आंसर तो मिल गया, बता तो दिया मैंने. अब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. नहीं, यहाँ पे 1 by डिस्टेंस स्क्वायर है, दिस इज नॉट रेडियस, राइट? चार्जेस चेंज किए क्या आपने? नो. हो गया, आंसर खत्म. तो हाउ यू विल हैव F2 by F1 equal to R1 by R2 का ब्रैकेट स्क्वायर. व्हाट इज F2? अरे 2 into 10 power minus 3. What is F1? 8 into 10 power minus 3. R1 by R2. चेक कर लो एक बार, R1 by R2 होना चाहिए स्क्वायर. 1 and 4 ये और ये कैंसल, तो 1/4 का रूट, दिस इज 1/4. 1/4 इक्वल टू R1 by R2 का स्क्वायर. Therefore R1 by R2 is 1/2. Therefore R2 is 2 times of R1. 2 into R1 कितना था? अरे डबल हो गया, 2 times of R1. तो you have 2 times of R1. What is ऑप्शन नंबर बी? यहाँ पे लिखा नहीं ऑप्शन नंबर, बट देयर इज दिस ऑप्शन बी, प्रीवियस द डबल द प्रीवियस डिस्टेंस, राइट? तो पता सिर्फ इतना ही होना चाहिए. एंड हाउ टू डू दिस ओरली नाउ? ओरली कर सकते हो. ये मैं जानबूझ के थोड़ा हिंदी बताता हूँ क्योंकि स्टेट बोर्ड में यू हैव टू राइट फुल फ्लेक्स, बट दिस इज एमसीक्यू टाइप. एमसीक्यू टाइप में इट इज सिंपल.
आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, पता है ये, पता है ना, अभी तो लिखा था फोर्स इज 1/r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज 1/f, इसका मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/√f, इसका मतलब r2/r1 इज अंडर रूट ऑफ f1/f2, बट f1 था 8 इंटू 10⁻³ और f2 था 2 इंटू 10⁻³ अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, हो गया खत्म, r2 इज 2 टाइम्स ऑफ r1. इट शुड बी ओरल, ऐसा भी नहीं करना है, आई डोंट वांट यू टू इवन सॉल्व दिस, इट शुड बी डन ओरली. r is proportional to 1/√f, मतलब r2/r1 is root of f1/f2, r2/r1 equal to root of f1/f2, f1/f2, f1 की वैल्यू थी 8 इंटू 10⁻³ और f2 की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻³, ऊपर 8 नीचे 2 बचा 4, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर, तो आंसर विल बी 2. ओके गुड. Then of course I will give you time to note this later, not now. So now let us finally go ahead with Gauss law again, and हमको derive भी करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा slowly ही जाऊंगा. Gauss law पहले introduce करने का reason था because it is important as far as your 12th is concerned, तो इसलिए मैंने पहले introduce किया, कुछ क्वेश्चन लिए, फिर अब वापस रिपीट करेंगे. गॉस लॉ कहाँ यूज करेंगे हम लोग, व्हाई डू यू यूज, वेयर डू यू यूज गॉस लॉ, टू फाइंड आउट व्हाट, फ्लक्स. ओके, व्हाट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ विच लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, दैट आई डोंट केयर. आइडिया इज व्हाई डू यू यूज Gauss law to find which quantity, you said flux, लेकिन फ्लक्स के अंदर E बार ऐसा कुछ था क्या, E बार डॉट ds बार, हाँ, मतलब अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है ऐसे केसेस में जहां पे पॉइंट चार्जेस नहीं है, जहां पे एक स्फीयर पे चार्ज है, एक वायर पे चार्ज है. मैंने एक पेपर लिया, इस पूरे पेपर में मैंने चार्ज डाल दिया, so you want to find out electric field for charge distribution, okay, not for a single point charge. पहला तो ये है. Then by definition, आपने mathematical definition आपको already पता है. What is mathematical definition of flux of Gauss law? Mathematically, yes, अभी बताया था आपने. Mathematically, Gauss law is, कैसे करते हो, how do you define mathematically, बताओ. I am listening. Mathematically, flux, that is integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon 0. मैथमेटिकल डेफिनेशन सबको आता है, तो इसको इंग्लिश में लिखना है, हो गया स्टेटमेंट. कैसे लिखोगे, द फ्लक्स थ्रू, किसके थ्रू फ्लक्स, कहां से फ्लक्स आ रहा था, द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. हो गया ये डेफिनेशन, ये हो गया स्टेटमेंट इसका. सो the electric flux through a closed Gaussian surface is equal to charge enclosed divided by epsilon 0, where epsilon 0 is permittivity of free space. और ये परमिटिविटी क्या होता है मैंने बताया था, हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी भी डिफाइन किया था, हमने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी डिफाइन किया था, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, तो याद होना चाहिए, राइट. अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन आपके पास है और स्टेटमेंट भी है, इसको अभी सिर्फ प्रूव करना है. तो मैं पहले बताता हूँ प्रूव कैसे करेंगे,
and then I will repeat and we will also write down together. Now, first of all, if you read this, electric flux through a closed Gaussian surface. Point number 1, closed Gaussian surface, मतलब एक imaginary surface हमको चाहिए जो closed होगा, is equal to charge enclosed, मतलब उस surface में आपको charge को enclose करना है. तो कैसे करेंगे आप? तो first of all आप बोलोगे consider a surface of any shape consisting of many point charges. सब पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, क्यों? फिर अदरवाइज क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा आउटगोइंग फ्लक्स है, कौन सा इनकमिंग फ्लक्स है. दैट इज व्हाई वी से कि कंसीडर मेनी पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, ऑल ऑफ देम पॉजिटिव. ओके, उसमें से एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज, लेट अ चार्ज, इतने सारे चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज, let a positive charge plus q is at point O. Okay, we know that electric line of force due to this charge is directed away. Okay, yahan tak clear? Then imagine a small area element ds on the boundary of this closed surface. Okay, then let theta be the angle between the normal to the area element and the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं है, हम इसलिए बोल रहे हैं let theta be the angle between electric field and the normal to the area element, right? Then we know that flux through this small area ds is equal to E bar dot ds bar. This is equal to E ds cos of theta, equation number 1. Okay, but इलेक्ट्रिक फील्ड E is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड E का इक्वेशन क्या आएगा? डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन एट अ डिस्टेंस r, और बाय द वे डिस्टेंस r है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक? 1/4 pi epsilon 0 q by r square. वेरी गुड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, राइट? इक्वेशन नंबर 2. Therefore, from equation number 1 and 2, what you will get is d phi equal to E, but E क्या है? 1/4 pi q by r square, and this is ds cos of theta. करेक्ट? यहां तक क्लियर? पक्का? कुछ नहीं है, क्या फ्लक्स डिफाइन किया है हमने, वो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता है, वो यूज कर रहे हैं, दैट्स इट. तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आई कैन राइट डाउन 1/4 pi epsilon 0 मतलब q/4 pi epsilon 0 और ds cos theta by r square. ओके, by r square. ओके, अगर आपने मॉर्निंग का सेशन अटेंड किया था तो आपको याद होगा आज सुबह हम लोगों ने सॉलिड एंगल रिवाइज किया. सॉलिड एंगल बाय डेफिनेशन इट वाज एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डू यू सी एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर हियर, है ना? ये ds इज एरिया, cos थीटा तो जस्ट अ नंबर है, अपॉन r स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. बाय डेफिनेशन ये सॉलिड एंगल है, मतलब ये जो आपने ds लेके रखा है, कहां पे लिया है? बाउंड्री पे. किसकी बाउंड्री पे? ये जो रैंडम शेप का आपने सरफेस लिया उसकी बाउंड्री पे. अब ये जो स्मॉल ds जो एंगल बनाएगा, कहां पे बनाएगा? जहां पे वो चार्ज प्लेस्ड है वहां पे बनाएगा. वो एंगल जो है दैट इज नथिंग बट सॉलिड एंगल d ओमेगा. तो वो जो सॉलिड एंगल बनता है, इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा तो याद होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस,
तो दिस एंगल ओवर हियर इज नथिंग बट डी ओमेगा। जिनको नहीं कनेक्शन हो रहा है, कुछ नहीं, इमेजिन यू आर ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम का कोन खत्म हो गया, उसके अंदर देख रहे हो, तो ऐसा एंगल बनता है। दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है दैट इज प्लेन एंगल, राइट? बट इफ यू लुक इनसाइड द कोन, कोन के ऊपर का सरफेस होता है सर्कल। वो जो सर्कल नीचे के वर्टेक्स पे एंगल बनाता है दैट इज थ्री डायमेंशनल एंगल, क्योंकि वो एंगल दो लाइंस में नहीं है, वो एंगल एक एरिया ने बनाया है एक पॉइंट पे, दैट इज थर्ड एंगल। अभी भी नहीं हो रहा होगा? इमेजिन यू लुकिंग एट द मून, imagine you're looking at this ring over here. This ring is making some angle at your eye. That is solid angle. क्योंकि ring है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। दो लाइंस के बीच का एंगल प्लेन एंगल, क्योंकि दो लाइंस किस में होते हैं? प्लेन में होते हैं। एंड सॉलिड एंगल इज एंगल मेड बाय एरिया, नॉट अ लाइन। अभी भी नहीं लिंक लग रहा होगा तो और एक बार बताता हूं। इफ यू आर लुकिंग एट अ पेन और पेंसिल, ये पेन या पेंसिल आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलोगे प्लेन एंगल थीटा। ओके, इमेजिन यू लुकिंग एट अ पिज्जा। हाँ, यहां जल्दी समझ में आता है, खाने की चीजों से जल्दी समझ में आता है, दैट टू डिलीशियस थिंग्स। यू आर लुकिंग एट दिस। अब सोच रहे हो इसका साइज क्या है, 7 इंच है या फिर 10 इंच है? तो अगर 7 इंच होगा तो वो आपके आंखों पे छोटा एंगल बनाएगा, अगर 10 इंच पिज्जा होगा तो आपके आंखों पे बड़ा एंगल बनाएगा। पर दोनों ही केस में पिज्जा इज एरिया, एरिया एंगल बना रहा है, इस केस में लाइन एंगल बना रहा है, तो ये एंगल होगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा। गुड, देन सो बाय डेफिनेशन दिस इज सॉलिड एंगल। गुड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी फाई, मतलब फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू दिस स्मॉल एरिया इज Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 डी। अभी ओमेगा बोलो इसको, एंगल को मैं ओमेगा से डिनोट करूंगा सॉलिड एंगल से। थीटा इज रिजर्व फॉर प्लेन एंगल एंड ओमेगा इज फॉर सॉलिड एंगल, राइट? गुड, लेकिन फ्लक्स का सिर्फ यहां से जाएगा? नो, पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड लाइंस है दे विल गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो, हियर आल्सो, और हर एक जगह पे आपने ds 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 और ds लेके रखा है। मतलब वापस से वही स्टोरी कि आपको सारे के सारे फ्लक्स का एडिशन करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वापस बता रहा हूं, ये फ्लक्स किसके थ्रू है? स्मॉल एरिया ds। हमको क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हो? देयरफॉर टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हो? इंटीग्रेशन ओवर ऑल द स्मॉल फ्लक्सेस थ्रू ऑल द स्मॉल एरियाज। इसको इंटीग्रेट करोगे तो यह आएगा आपका Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। चार्ज तो कांस्टेंट है, हमने बोला कि यहाँ पे चार्ज चेंज करो नहीं, तो चार्ज कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आता है, अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है डी ओमेगा। ओके, राइट? इसका मतलब जब पहले एलिमेंट ने डी ओमेगा बनाया वो एंगल, प्लस उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी एंगल बनाएगा डी ओमेगा, तीसरा बनाएगा डी ओमेगा, अगला बनाएगा डी ओमेगा, ऐसे सारे के सारे डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा को अगर आप ऐड करते गए तो आपको मिलता है टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई एंड इट इज ऑलवेज 4 पाई। तो टोटल सॉलिड एंगल जो होता है इट इज ऑलवेज 4 पाई। तो Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। आपने कहीं पे स्कूल में ये भी देखा होगा, द टोटल एंगल मेड बाय द स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई। सुना है? सुना है? यस, नो, यस। तो जिन्होंने सुना है तो वो सॉलिड एंगल है। टोटल एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज
4 पाई, वो 4 पाई ही आता है हमेशा, irrespective of what is the shape. Total solid angle is always 4 pi. 4 pi 4 pi क्या है आपके पास, ये q by, but wait a minute, wasn't it the only charge enclosed in this case, right? तो क्या आ गया आपके पास, ये आप जो सॉल्व कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फ्लक्स, राइट? तो फ्लक्स क्या आ गया आपके पास, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो यही तो फिर गॉस लॉ का स्टेटमेंट था, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। गुड, राइट? ओके, तो वी विल रिपीट वंस अगेन नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहां से करना है? फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, एंड यस, if you believe it is easy, otherwise it is the most difficult subject, provided terms and conditions apply। होते हैं ना, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर लिखा होता है टी एंड सी अप्लाई, तो यहाँ पे भी है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म नंबर 1, डू नॉट गो फॉर रटिफिकेशन। मेमोराइजिंग के लिए गए तो तुम गए, 2 साल का फिजिक्स में कुछ नहीं याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। डू यू नो व्हाट इज गॉस लॉ? फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। किसका फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो स्टेटमेंट लिख लिया आपने। नाउ लेट अस गो अहेड एंड प्रूव दिस। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बाय टेकिंग ए सरफेस ऑफ आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप, आर्बिट्री मतलब रैंडम शेप। सो कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस of any shape, okay, let a charge positive q plus q, let a charge plus q be located at point O inside। तो यहाँ पे एक चार्ज पहले ही बता दो, O पॉइंट पे देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? उसके बाद आप बोलोगे वी नो दैट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। व्हाट डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे, सो वी नो दैट electric field of positive charge is directed away, राइट? तो एक काम करना, भी बोल दिया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता भी दो, अवे है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, ओके, यू हैव टू शो आल्सो। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई बार, राइट? उसके बाद आपने क्या किया था? उसके बाद आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था एट द बाउंड्री। तो यू हैव टेकन अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एरिया ds समवेयर ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, इट इज फन यूजिंग दिस। गुड, तो दिस इज ds और एरिया का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द एरिया, मतलब नॉर्मल टू द एरिया। तो ये जो मैंने बताया है ये एरो हेड, दिस शुड बी नॉर्मल टू द एरिया, समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर। तो ये आ गया आपका ds बार, एरिया का डायरेक्शन, और एंगल है थीटा। ओके, थीटा डी थीटा चलता है, बट हमने थीटा यूज किया था तो हम थीटा यूज करेंगे। डी थीटा इज जस्ट टू शो स्मॉल एंगल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नो वन सेज यू एनीथिंग इफ यू राइट योर इनिशियल विथ 3 letters or 2 letters, सेम है, डजंट मैटर। ओके, देन बता दो, कंसीडर, इमेजिन इज बेटर वर्ड हियर, imagine the sphere or surface to be made up of large number of small area elements
small area elements. Consider one such element. मतलब हमने पहले तो इमेजिन करना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये क्लोज सरफेस जो है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ds 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 लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, और उसमें से एक है p पॉइंट पे. ओके, तो कंसीडर वन सच एलिमेंट एट पॉइंट p. करेक्ट? क्लियर? फिर बता देना लेट ds बी द एरिया ऑफ द एलिमेंट. इट इज जस्ट लाइक टेलिंग स्टोरी टू योर फ्रेंड. हाँ, फिर मैं यहाँ गया था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये आया, फिर उसने ये बोला, फिर ऐसा हुआ. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. कैसा हुआ? एक क्लोज सरफेस था, फिर उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था, फिर उसका फील्ड का डायरेक्शन अवे था, फिर हमने पूरे सरफेस को छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में इमेजिन कर लिया, फिर हमने उसमें से एक पे फोकस किया. राइट? गुड. फिर उसके बाद क्या हुआ? दोनों में एंगल कितना है? थीटा. सो लेट थीटा बी द एंगल between E bar and ds bar. Therefore, flux through ds is given by d phi equal to E bar dot ds bar, which is E ds cos theta, equation number 1. राइट? फिर हम बातें करते करते क्या बोलते हैं, अरे तुझे याद है क्या हमको वो मिला था, आपको याद है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था इक्वेशन. तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E is 1/4 pi epsilon 0 q by r square. तुझे याद है दोस्त मिला था, उसका दोस्त साथ में था, वो दोस्त को डिफाइन नहीं किया ना, डिफाइन करो r. करेक्ट? तो डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि r आपने यूज किया, तो ये r का क्या काम है यहाँ पे. व्हाट इज दिस r? वेयर r is the distance of किसका? of point p from o. करेक्ट? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2. तो from 1 and 2 you will get d phi equal to E, but E is 1/4 pi epsilon 0 q by r square. यहाँ पे था ds cos theta. This is equal to 1/4 pi epsilon 0. मैं इसको q ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको बोल देता हूँ ds cos theta by r square. Right? But if you remember, ds cos theta by r square is nothing but solid angle d omega. करेक्ट? एंड ये जो फ्लक्स है, therefore ये फ्लक्स आ गया आपका q/4 pi epsilon 0 d ओमेगा. पर ये फ्लक्स किसके थ्रू है? थ्रू स्मॉल एरिया. तुझे याद है उसके बाजू में और भी एक बैठा था. राइट? तो इफ यू रिमेम्बर, उसके बाजू में और एक था, फिर और था, फिर और था, ऐसा पूरा हॉल फुल था. तो लेट अस जस्ट से, सो therefore total flux through closed surface is phi equal to integration d phi. So this is integration q/4 pi epsilon 0 d omega. Therefore उसने मस्ती की थी, सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया. q/4 pi epsilon 0 taken out from integral. Okay, right? Constants to be taken out. वैसे by the way, constant do nothing. They are very calm, quiet type of variables. They do nothing. Okay, they do nothing. So therefore
phi equal to q upon 4 pi epsilon 0, and this value is 4 pi since integration d omega is solid angle or the total solid angle, and total solid angle is always equal to 4 pi. Therefore, total flux equal to q by 4 pi epsilon 0 into 4 pi. 4 pi तो cancel ही कर दिया था, तो that is why I will not write down one extra step. मैं बोल दूंगा ये आ गया charge upon epsilon 0, right, which is equal to charge enclosed by epsilon 0. Therefore, flux phi, which is इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds, ये तो आपने पहले ही बता दिया कि टोटल फ्लक्स कैसे कहां से आता है, इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार, वो हमने पहले डिफाइन किया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Therefore, flux is equal to charge enclosed by epsilon 0, hence proved. तो आपने गॉस लॉ कर दिया प्रूव. क्लियर यहां तक? इज दिस क्लियर? Good. So that's it for today. We'll continue with more in the next session.